यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। मंगल योग, लेकिन वजह है योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों में जो कुछ भी है वो भाजपा के लिए है, विपक्ष के लिए सिर्फ सांत्वना पुरस्कार। भाजपा की झोली में जहां 6 सीटें आई हैं, तो वहीं विपक्ष के खाते में केवल 1। जौनपुर की मल्हनी सीट लकी यादव ने जीत ली है, जबकि देवरिया, बुलंदशहर, नौगांवा सादात, टुंडला, घाटमपुर और बांगरमऊ सीट भाजपा के खाते में चली गई है। इन सीटों के रिजल्ट से एक चीज पुख्ता हो गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और भाजपा सरकार के कामकाज से जनता खुश है। उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की और इस जीत से पूरी पार्टी गदगद है। सिर्फ जौनपुर की मल्हनी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और ऐसे में अब बीजेपी दावा कर रही है कि योगी सरकार पर प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि किस सीट पर किस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की और उसे ये कैसे मिली। यूपी में एक बार फिर योगी मैजिक चल चुका है और उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा कर साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता अब भी योगी सरकार के साथ है। बुलंदशहर सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट से बीजेपी ने उषा सिरोही को उम्मीदवार बनाया था। उषा सिरोही ने इस उपचुनाव में बीएसपी के मोहम्मद यूसुफ को मात दी है। इस उपचुनाव में आरएलडी ने एसपी के समर्थन के साथ प्रवीण कुमार को उतारा था, जो तीसरे स्थान पर रहे। टुंडला विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रेमपाल सिंह ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार प्रेमपाल सिंह ने एसपी के महाराज सिंह को एक तरफा मुकाबले में मात दी। बांगरमऊ सीट पर भी बीजेपी का जलवा कायम रहा। बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत कटियार ने इस सीट से शानदार जीत दर्ज की। श्रीकांत कटियार ने एसपी उम्मीदवार सुरेश कुमार पाल को हराया। वहीं कांग्रेस की आरती वाजपेयी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही। कानपुर की घाटमपुर सीट पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। घाटमपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र नाथ पासवान ने जीत दर्ज की है। उपेंद्र नाथ पासवान ने बीएसपी के कुलदीप संखवार को मात दी। वहीं एसपी उम्मीदवार इंद्रजीत कोरी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव से पहले देवरिया सीट को लेकर कई सवाल खड़े थे, लेकिन सभी दावों को गलत साबित करते हुए बीजेपी ने साफ कर दिया कि देवरिया का दिल बीजेपी के साथ है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार सत्यमणि त्रिपाठी ने शानदार जीत दर्ज की है, जिन्होंने एसपी के ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को हराया। वहीं बीएसपी के अभय मणि इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। नौगांव सादात सीट से बीजेपी ने चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को मैदान में उतारा था, जिन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज कर एक और सीट बीजेपी के खाते में डाल दी। संगीता चौहान ने एसपी के मौलाना जावेद को हराया। वहीं बीएसपी के फुरकान अहमद तीसरे स्थान पर रहे। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा सीट पर एक बार फिर से एसपी ने कब्जा कर लिया। शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद एसपी उम्मीदवार लकी यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह को हराकर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिंह यहां तीसरे स्थान पर रहे। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा साफ ये इशारा कर रहा है कि यूपी में सीएम योगी का भरोसा कायम है और जीत से पार्टी गदगद है। देखिए, जो रुझान आ रहे हैं उससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से नीतियां बनी हैं, जन कल्याणी नीति है, जो नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी का है वो कायम है, लोग पसंद कर रहे हैं और इसलिए मोहर लग रही है। और यही 2022 में भी देखेगा। तो जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी लीडरशिप जो है उत्तर प्रदेश वो मजबूत है और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उपचुनाव में मिली शानदार जीत से कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। चारों ओर जश्न मनाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस जीत से बीजेपी को और ज्यादा ताकत मिलेगी। साथ ही पार्टी 2022 में भी ऐसा ही प्रदर्शन बरकरार रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो अब जब उपचुनाव में भाजपा 6 सीटें जीतने में कामयाब रही है तो इस जीत का सेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर ही बंधना बनता है, क्योंकि इस उपचुनाव में जीत के लिए उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। कोरोना के काल में कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखने के साथ साथ उन्होंने जनता तक अपनी योजनाओं और अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखी और तभी ये मंगल योग संभव हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है। यूपी के उपचुनाव में जैसा तय था वैसा ही हुआ। तय इसलिए कहना पड़ रहा है कि भाजपा शुरू से ही अपनी जीत का दावा करती आ रही थी। हालांकि उसे एक सीट 7 सीटों में से गंवानी पड़ी है, लेकिन ये भी सच है कि 6 सीटें ही पहले भी उसकी हुआ करती थीं। इन 6 सीटों पर भाजपा की जीत से कई तस्वीर साफ हो गई हैं। अब अगर इसे सिलसिलेवार ढंग से समझें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बरकरार है। भाजपा सरकार के कामकाज पर जनता ने मोहर लगाई है। सरकार की ब्राह्मण विरोधी छवि के आरोप हवाई साबित हुए हैं। विपक्ष के उठाए बेरोजगारी के मुद्दे को जनता ने तवज्जो नहीं दी है। 2022 के लिए भाजपा सरकार को दोबारा मौका मिल सकता है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर भाजपा को इस चुनाव में जीत से विपक्ष रोकना चाहता था। खासकर जिस तरह से ब्राह्मण विरोधी सरकार का चेहरा पेश कर विपक्ष ने ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद शुरू की, उसका इन चुनावों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं दिखा। हाथरस और गोंडा कांड के बाद हुए इन चुनाव का कानून व्यवस्था के मुद्दे से भी कोई लेना देना नजर नहीं आया, क्योंकि विपक्ष इसे मुद्दा बनाता रहा। हालांकि जनता ने इसे तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि इन कयासों का आधार इसलिए भी मजबूत है कि उत्तर प्रदेश में जिन भी सीटों पर ये उपचुनाव हुए वो पूरे प्रदेश के इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी प्रदेश के चारों कोनों से ताल्लुक रखती हैं। जैसे देवरिया सदर और जौनपुर की मल्हनी सीट पूर्वांचल से आती है, उन्नाव की बांगरमऊ और कानपुर की घाटम सीट अवध से ताल्लुक रखती है। रुहेलखंड के करीब सीट नौगामा सादात की मानी जा सकती है। टुंडला सीट हरित प्रदेश के इलाके में आती है, जबकि बुलंदशहर की सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में है। ये सभी 7 सीटें भौगोलिक लिहाज से पूरे उत्तर प्रदेश का आईना समझी जा सकती हैं। इन सीट के नतीजों से भाजपा का उत्साहित होना लाजमी है। वैसे भी इस उपचुनाव के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पसीना बहाया, कोरोना के दौर में चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनाकर संगठन ने उस पर अमल किया, उसका नतीजा अगर सुखद है तो ये बताता है कि समीकरण की सफलता संगठन और सत्ता के तालमेल का अंजाम होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को देते हैं, लेकिन ये सच है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिस्सेदारी इसमें कम नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर किया था तमाम चुनौतियों के बावजूद, इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के संकेत भी दिए हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का बेहतर प्रदर्शन करेगी और ये चीजें आज इस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप एक चीज को थोड़ा देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव में जहां भी लड़े, आपने देखा होगा उनकी चुनाव की जो बढ़त है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से, वह कम से कम 17,000 से ज्यादा है। 17,000 से आगे बढ़ती है और 17,000 से 32,000 तक पहुंचती है। यानी निकटतम प्रतिद्वंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बढ़त किस रूप में है, ये आगामी चुनाव में और अगले परिणाम में पहले से ही प्रदर्शन करता है कि सरकार टीम वर्क के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से प्रदेश के अंदर विकास के कार्य हों। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बल्कि प्रदेश की सरकार में उनके दूसरे सहयोगी और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी मानते हैं कि उपचुनाव की जीत उनकी सरकार के कामकाज पर मोहर है।
अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे थे कि उठापटक चल रही थी, लगातार राजनीतिक उठापटक, कि इसी उपचुनाव में पता चल जाएगा कि जनता किस तरफ है। आज के रिजल्ट नहीं, आज उनको पता चल गया है और उनकी दिवाली का दिवाला निकल गया है। वो भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज, भूमाफिया राज, जंगल राज नहीं आएगा। यहाँ राम राज्य है और राम राज्य ही रहेगा। निश्चित तौर से विकास सबसे बड़ा आधार होता है। केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाएं जन जन तक, जमीन तक, यूपी में भी पहुंची और बिहार में भी पहुंची और देश के हर राज्य में पहुंची, और उसका परिणाम कमल का खिलना है। और बिहार के अंदर भी इतनी जबरदस्त विजय, जिससे के कारण से केवल बिहार ही नहीं पूरा देश खुश है। और यूपी के उपचुनाव का इतना शानदार रिजल्ट, और इस रिजल्ट से मैं यह मानता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश है। और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, उनके सपने रह जाएंगे, मुंगेरी लाल वाले ही सपने। बहरहाल भाजपा ने जिस ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा वो कामयाब रही। विपक्ष अब जो भी कहे, लेकिन सच ये है कि 2022 के पहले इन चुनावों के जरिए वो अपनी भूमिका साफ कर सकती थी, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा नहीं कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इन सीटों पर भले ही भाजपा को जीत मिल गई, लेकिन जीत की राह आसान नहीं थी, क्योंकि भाजपा की सरकार के 3 साल से ज्यादा के कार्यकाल में कई ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें लेकर विपक्ष न केवल हमलावर रहा, बल्कि जनता के बीच अपना नैरेटिव फैलाने में कामयाब भी रहा। हालांकि इन नतीजों ने विपक्ष के दावों की हवा निकाल दी, ये माना जा सकता है। फाइनल हो गया जी। भारत माता की जय। सात की बिसा, 6 सीट पर मार, यही गणित है भाजपा की कामयाबी का उपचुनाव में। ये जीत यकीन से परे किसी सूरत में नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कमान संभाली थी और विपक्ष के नेता इन चुनाव से दूर भागे थे, भाजपा के मनोबल की आधी जीत तो वहीं हो चुकी थी। लेकिन फिर भी 2017 के चुनाव के मुकाबले हालात काफी बदले थे, इससे इनकार भाजपा भी नहीं कर सकती थी। खासकर जिस तरह से 2020 में सरकार की चुनौतियां कोरोना के आने के साथ शुरू हुई, उसने किसी भी चुनाव को सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं बनाया। हालांकि योगी सरकार ने कोरोना काल में जिस तरह से कदम उठाए, उसने सरकार की लोकप्रियता में इजाफा ही किया। फिर चाहे वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल, गरीबों और जरूरतमंदों के खातों में 1000 रुपए की सहायता राशि 3 महीने के लिए, इसके साथ पीडीएस से गेहूं, चावल, दाल और राशन को मुहैया कराना, कोटा से छात्रों की वापसी, दिल्ली समेत तमाम दूसरे राज्यों के मजदूरों की सकुशल वापसी, उन्हें शहर में ही ट्रेनिंग देकर उनके हुनर के मुताबिक रोजगार मुहैया कराने की कवायद, या फिर तमाम पेंशन धारकों को एडवांस पेंशन का भुगतान जैसे कदम ने सरकार के प्रयासों को न केवल सही दिशा दी, बल्कि योगी आदित्यनाथ को सुर्खियों में ला दिया। पर यह बात महज 10 महीनों के दौर की है। इससे पहले सरकार का एक लंबा कार्यकाल रहा है, जिसे लेकर विपक्ष उस पर सवाल उठाते रहा, जिसमें सरकार की छवि को चुनौती देने के लिए मुद्दे उठाए गए। फिर चाहे वो प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी का मसला हो या फिर कानून व्यवस्था का। प्रदेश में कानून व्यवस्था घोटालों से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे विपक्ष उठाता रहा, जिसे लेकर योगी सरकार विरोधियों के निशाने पर रही। हालांकि योगी सरकार में खासकर योगी सरकार ने जिस तरह से फैसले किए, उससे कहीं न कहीं विरोधियों के दावों की हवा निकल गई। योगी सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष उन पर लगातार तंज कसता रहा, सवाल उठाता रहा। खासकर चुनाव से ठीक पहले जिस तरह दलितों और ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा विरोधियों ने उठाया, प्रदेश के अलग अलग मामलों को लेकर उसने एक बार तो सरकार को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन वक्त के साथ योगी सरकार प्रदेश की तरक्की के लिहाज से जो कदम उठाए, उसने विपक्ष की राजनीति को आईना दिखा दिया। फिर चाहे प्रदेश में निवेश का मसला हो या फिर लखनऊ में कराया गया डिफेंस एक्सपो हो। इतना ही नहीं, मुंबई की तर्ज पर प्रदेश में फिल्म सिटी का ऐलान करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का जाल बिछाकर योगी सरकार ने बाजी पलटने की भरपूर कोशिश की। रही बात कानून व्यवस्था की, तो योगी सरकार ने कुख्यात माफियाओं पर कार्रवाई कर कानून व्यवस्था के साथ पुलिस के इकबाल को बुलंद करने की कोशिश की। ये वो तमाम कदम थे जिनकी बदौलत योगी सरकार 2017 के विधानसभा चुनाव के तकरीबन 4 साल बाद उपचुनाव में हालात अपने पक्ष में करने में कामयाब रही।
उपचुनाव में पार्टी की जीत को पुख्ता करने के इरादे से मुख्यमंत्री ने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच न केवल प्रचार के लिए समय निकाला बल्कि जनसंवाद को बुलंद करते हुए भरपूर प्रचार किया। पार्टी ने जब अपनी ताकत झोंकी तो इस ताकत का मुख्य चेहरा कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ही थे। यूपी में चला योगी का मैजिक। योगी के प्रचार ने दिलाई जीत। उपचुनाव में मिली जीत से गदगद बीजेपी। योगी ने कैसे लिखी जीत की स्क्रिप्ट। यूपी में विधानसभा उपचुनाव का रण थम चुका है, जहां 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। माना जा रहा था कि यूपी के चुनाव का रण काफी अहम होगा। कुछ लोग मान रहे थे कि इस बार बीजेपी के गढ़ में विपक्षी दल सेंध लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के हाथ सिर्फ मल्हनी की सीट लगी, जो एसपी विधायक पारसनाथ यादव के निधन के बाद खाली हुई थी, लेकिन बाकी की सीटों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने इस जीत की राह को इतना आसान कैसे बनाया। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए एक मौके के तौर पर भी देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि चुनाव में अगर बीजेपी के किले में सेंध लगती है तो इससे 2022 की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। लेकिन वहीं उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी को और ताकत मिल गई। सीएम योगी के प्रचार की धार इस बार कुछ ऐसी थी जिसने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चलिए आपको ये बताते हैं कि सीएम योगी ने चुनाव प्रचार में किन बातों को अपना हथियार बनाया। सीएम योगी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला, विपक्ष पर भेदभाव करने का आरोप लगाया, विपक्ष पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, नौकरी में भेदभाव और जातिवाद का आरोप लगाया, पुरानी सरकारों पर रोजगार न देने का आरोप लगाया, गुंडों और बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई का दावा किया, कोविड-19 से लड़ने का मुद्दा उठाया, गरीबों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाने का मुद्दा उठाया। इन बातों से सीएम योगी ने साफ संदेश दिया कि वो प्रदेश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और प्रदेश को बेहतर बनाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं, जिस पर जनता ने भी अपनी मोहर लगा दी। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। भले ही सीएम योगी आगे भी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि ये जीत इतनी आसानी से मिल गई क्योंकि विपक्ष की ओर से उपचुनाव में ज्यादा कोशिशें नहीं की गई। आपको टुंडला के एसपी उम्मीदवार का बयान सुनाते हैं, जिनका साफ कहना है कि अगर अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार करते तो तस्वीर शायद कुछ और ही होती। अगर माननीय अखिलेश जी अगर हमारी रैली हो जाती तो और ज़्यादा व्यवस्था बढ़िया हो जाती। ये तो हमारे छोटे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है और लखनऊ की पूरी सरकार रही है जहाँ पे आप सब लोग देख रहे हैं। हमारा कोई ऐसा राष्ट्रीय लेवल का कोई नेता नहीं रही जो नेता चुनाव लड़ा। आपको भले लग रहा हो कि टुंडला के एसपी उम्मीदवार की बात में दम नहीं है, लेकिन गौर से देखें तो पता चलेगा कि उनका कहना बिल्कुल सही है। उपचुनाव को लेकर विरोधी दलों की सुस्ती ही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। अब आपको भी बताते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव गायब रहे। अखिलेश ने चुनावी रैलियों को संबोधित नहीं किया। मायावती ने भी सरकार का सीधा विरोध नहीं किया। एसपी, बीएसपी उपचुनाव में मुद्दों से भटके दिखे। कांग्रेस ने भी कोई खास कोशिश नहीं की। राहुल, प्रियंका ने उपचुनाव से दूरी बनाकर रखी। एक और सीएम योगी का हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना, पूरी ताकत झोंकना और सभी सीटों पर जीत के लिए पूरा दम लगाना साफ दिख रहा था, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इस उपचुनाव के लिए सुस्त रवैया ही अख्तियार रखा। इसी का नतीजा अब सबके सामने है। जहां बीजेपी जीत के जश्न में डूबी हुई है, तो वहीं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विपक्षी दलों के खेमे में मायूसी पसरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
यहाँ रुकने एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन वापस लौटते हैं। सीएम योगी के प्रचार का असर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में भी इसका बड़ा असर दिखाई दिया। कर्मयोगी के नाम से मशहूर हुए सीएम योगी ने न सिर्फ यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई, बिहार में भी उनके प्रचार ने कमाल कर दिया। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी के रैलियों का फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीएम योगी का मैजिक सिर्फ यूपी में ही दिखाई दिया। सीएम योगी ने अपने खास अंदाज से बिहार में भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की और उनकी रैलियों की वजह से बिहार में भी एनडीए को इसका सीधा फायदा मिला। बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी का नाम भी शुमार था, जिससे साफ हो गया कि सीएम योगी का प्रचार बीजेपी के लिए कितना अहम है। हालत ये थी कि सीएम योगी ने 6 दिन में बिहार में ताबड़तोड़ 18 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उस दौरान सीएम योगी एक दिन में ही कैबिनेट की मीटिंग भी निपटाते थे और इसके बाद बिहार में चुनाव प्रचार के लिए भी निकल जाते थे। यानी बिना रुके और बिना थके सीएम योगी ने बिहार में भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जिसका फायदा मतगणना के दौरान भी साफ साफ देखने को मिला। हालांकि मतगणना अभी भी जारी है, लेकिन सीएम योगी के प्रचार की वजह से कई ऐसी सीटों पर बीजेपी को फायदा मिला है जो बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। अब आपको ये भी बताते हैं कि सीएम योगी का प्रचार बिहार में इतना कारगर क्यों साबित हुआ। दरअसल सीएम योगी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। बिहार के कई इलाकों में गोरक्ष पीठ का असर है। उत्तरी पूर्वी बिहार और मिथिलांचल में गोरक्ष पीठ का खासा असर है। लॉकडाउन के वक्त मजदूरों की मदद भी काम आई। बिहार के मजदूरों को सीएम योगी की मदद से बॉर्डर तक पहुंचाया गया था। वो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर और उत्तर पूर्व में नेपाल तक फैले हुए हैं और वहाँ के लोगों के लिए वे बड़े श्रद्धेय व्यक्ति हैं और उन्हें देखना, उनकी बातें सुनना लोगों के लिए बड़े आदर की बात है। तो ऐसा लगता है कि एक तरफ तो उनका गोरखनाथ पीठ से जुड़े होना उनको एक बड़ा प्रचारक बनाता है और दूसरी ओर बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम का हमेशा असर पड़ता रहा है, ख़ास तौर पे जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर। और दोनों राज्यों का चूँकि एक सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक सा है, तो उसमें लगता है कि योगी जी की वहाँ पर स्वीकार्यता अधिक है। सीएम योगी ने इन बातों का इस्तेमाल पार्टी के सियासी फायदे के लिए किया और बिहार में इसका फायदा भी देखने को मिला। बिहार के पहले चरण के चुनाव प्रचार में सीएम योगी ने 6 अहम सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। पालीगंज, तरारी, जमुई, कराकट, अरवल और रामगढ़ सीट पर चुनाव प्रचार किया था। ये सभी सीटें बीजेपी के हाथ से निकल चुकी थी। इनमें से जमुई, काराकट और अरवल बीजेपी के खाते में जाते दिख रही हैं, जबकि रामगढ़ में बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही। सीएम योगी ने कुल 18 सीटों के लिए चुनावी रैली को संबोधित किया था। इनमें से 10 सीटों पर बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ है कि सीएम योगी का चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए न सिर्फ यूपी में कारगर रहा, बल्कि बिहार में भी कई सीटों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। बिहार के चुनाव में तमाम एग्जिट पोल ने आरजेडी की एकतरफा जीत के दावे किए थे, लेकिन मतगणना के दौरान की तस्वीर काफी अलग दिखाई दे रही। और ऐसे में अगर बिहार में एनडीए को एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस जीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा हाथ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।